हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है और ये थंबनेल देखकर वापस से आपको याद आ गया होगा, कुछ दिन पहले एनिमस सर ने और रेहान सर ने एक वीडियो डाला था जिसमें हमारा थंबनेल था एनसीईआरटी का ब्लंडर। तो सर उस वीडियो पर काफी सारे बच्चों के, कुछ टीचर्स के कमेंट आए। तो उन्होंने कॉमन जो डाउट पूछा वो पूछा था कि आपने जो बाउंड्री है उस जगह पर x इक्वल टू 0 क्यों मान लिया। तो सर उसको थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन कर दीजिए तो शायद बच्चों को हेल्प मिले। It was something, I mean, मैंने उस वीडियो में एक बार बोला था कि ये इक्वेशंस तभी टर्न आउट होंगी सिंप्लिसिटी के लिए जब x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री मानी जाती है, और उसी के बेसिस पे मैंने दिखाया था कि वहां पर एंटी नोड बन रहा है इस इक्वेशन से, जबकि वहां पर फिक्स बाउंड्री है तो नोड बनना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 पर बाउंड्री है, ये कंफ्यूजन लोगों को आया कि आपको कैसे पता कि x बराबर 0 पे बाउंड्री है। शायद ये मेरा गलती ये थी कि मैंने ये मान लिया था कि शायद आप में से लोगों ने इसका डेरिवेशंस को देखा हो, आपने ध्यान न दिया हो, इसलिए आपने ऐसा कहा होगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको एक बार वापस क्लियरली बता दूं कि x बराबर 0 पे बाउंड्री की कहानी कहां से आ रही है, x बराबर 0 पे बाउंड्री कैसे आती है या कैसे लिखी जाती है। तो इसी को लिखते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा लिख लिया ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, कि मैथ्स ज्यादा आएगी तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। तो थोड़ा लिख लिया है। तो मैंने मान लिया कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और x बराबर 0 पे हमारा एक सोर्स रखा हुआ है, x इक्वल टू l पर बाउंड्री है। वी आर गोइंग एब्सोल्युटली जनरल, मैं एक एब्सोल्युटली जनरल जा रहा हूं। तो x बराबर 0 पे है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की यानी सोर्स के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। सोर्स को हम एसएचएम करा रहे हैं, वेव तो आपको पता ही है कि सोर्स को एसएचएम कराएंगे वही मोशन आगे ट्रांसमिट होता है, और जो कि v स्पीड से ट्रेवल करता है, जो भी मीडियम में स्पीड है, ये सोर्स इस तरीके से ये सोर्स का पार्टिकल है। अब हमारे पास इस बाउंड्री पर जब व्हाइट वाली इंसिडेंट वेव आई तो कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हो गया। अब हम वेव इक्वेशन लिखना आपको आता ही है, तो मैंने कोई x इक्वल टू x वाला पॉइंट कंसीडर किया सर। तो उस पर जब ये इंसिडेंट वेव पहुंचेगी तो उस इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो ऑब्वियसली ये x बाई वी समय बाद जागेगा, तो a sin ओमेगा t माइनस x बाई वी प्लस थीटा हो जाएगी। ठीक है। अब इसी जगह पर x इक्वल टू x पर रिफ्लेक्टेड हुए भी वेव पहुंचेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड मुझे पता नहीं कितना है, तो ar हो गया, लेकिन काम तो वही करेगी जो सोर्स कर रहा था रिफ्लेक्टेड वेव भी। एम्पलीट्यूड कम हो गया होगा बिकॉज एनर्जी लॉस हुई है, तो एम्पलीट्यूड ar मान लिया, लेकिन उसने कितने समय बाद ये वाला पॉइंट जागेगा, तो उसको चलना पड़ेगा सर l चलना पड़ेगा पहले, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा। ये x इक्वल टू x है तो ये दूरी l हो गई सर, तो ये दूरी l माइनस x हो गई, यानी ये l प्लस l माइनस x यानी 2l माइनस x बाई v समय बाद जागेगा। ठीक है। तो 2l माइनस x बाई v समय बाद जागेगा, तो 2l माइनस x बाई v लिख दिया यहाँ पे, ar को ar लिखा, विदाउट मुझे नहीं पता उल्टी हो गई सीधी हो गई, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये भी उल्टी होने पे प्लस कर देंगे माइनस, मुझे क्योंकि ये थोड़ी वेव है, वेव की परिभाषा ये थोड़ी। आपन ने तो जैसे इंसिडेंट वेव की जनरल इक्वेशन लिखी, पार्टिकल के सोर्स की एसएचएम की इक्वेशन से वेव इक्वेशन लिखा, वैसे ही रिफ्लेक्टेड वेव। सिंपल सी वेव की परिभाषा में ये होती है कि हर पार्टिकल वही वैसा ही मोशन करेगा जैसा सोर्स पार्टिकल कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जब एनर्जी पहुंचेगी। बहुत बढ़िया। तो हमें तो पता नहीं क्या है, हमें लेफ्ट राइट नहीं आता, मुझे नहीं आता कि लेफ्ट वाली वेव राइट वाली वेव। मैंने कहा जब भी इस पे एनर्जी पहुंची तो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर एनर्जी कब पहुंची होगी, जब यहाँ टाइम का शुरुआत यहाँ पे ही हो गया था, तो यहाँ से जब लाइट एनर्जी पहुंचेगी इससे टकराएगी, यहाँ पे पहुंचेगी, यानी टोटल डिस्टेंस चली l प्लस l माइनस एक्स, तो यानी 2l माइनस एक्स बाई 20 में बाद यार। बहुत सही सर। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों इक्वेशन जो वैलिड है मीडियम 1 के लिए वैलिड है, यानी कि ये x लेस देन इक्वल टू l के लिए वैलिड है, क्योंकि इस वाले मीडियम में तो ना इंसिडेंट होगी ना रिफ्लेक्टेड होगी। अब ट्रांसमिटेड मीडियम है, यहां पर कोई पार्टिकल कंसीडर किया x इक्वल टू x पर, यहां पर वेव कब पहुंची, तो ये पूरी डिस्टेंस उसने यहां से यहां चली पहले, फिर यहां से यहां चली, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस चली है वो चली है v मीडियम है, मीडियम 1 में, तो उसमें समय लगा होगा l बाई v, और यहां से यहां चली है v2 वाले मीडियम में, तो यहां लगा होगा x माइनस l बाई v2, तो इसको टाइम लैग इतना हुआ होगा। ठीक है। तो हमने इसकी इक्वेशन लिख दी, तो अब हमारे पास yi लिख दिया, yr लिख दिया, yt लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास yi, अब लेफ्ट साइड में सर जब भी आप किसी पॉइंट को देखोगे, बहुत समय से दोनों वेव आ रही है, तो कोई भी पॉइंट जो होगा उसके पास इंसिडेंट वेव भी पहुंच रही होगी और रिफ्लेक्टिव पहुंच रही होगी। यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट yi और yr का सुपरपोजिशन होगा, yi प्लस yr होगा, और राइट साइड की बाउंड्री की बात करूं तो वहां से ट्रांसमिटेड वेव है, तो y इक्वल टू yt होगा। ये फॉर्मूला वैलिड है x लेस देन इक्वल टू l के लिए, ये फॉर्मूला वैलिड है x ग्रेटर देन इक्वल टू l के लिए, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि
कि बाउंड्री पर x इक्वल टू एल पर, x इक्वल टू एल पे तो एक यूनिक पार्टिकल होगा, यूनिक पार्टिकल तो यूनिक तरीके से वाइब्रेट कर रहा होगा, पर लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि उसका डिस्टर्बेंस yi प्लस yr होगा x इक्वल टू एल पे, ये कह रहा है yt होगा x इक्वल टू एल पे। तो मैंने कहा भैया यूनिक होना चाहिए, इक्वल कर देते, तो इक्वल होंगे, तुम कह रहे हो दोनों अलग अलग बात तो नहीं कर सकते। तो हमने yi प्लस yr लिखा, वो लंबा सा मैंने फिर मेहनत करके लिखा जो लिखा हुआ था, और उसमें x इक्वल टू एल डाला। जैसे मैं x इक्वल टू एल डालूंगा, ये टर्म बन जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा एल बाई वी प्लस थीटा, ये बन जाएगा ए आर साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी x की एल डालोगे तो एल बाई वी ही बचेगा, ओमेगा एल बाई वी, यहाँ पे x इक्वल टू एल डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ओमेगा, दोनों तरफ सेम आ गई। अब साइन वाले टर्म दोनों तरफ सेम आ गए। काटने से पहले मैंने ये भी सोचा कि वो 0 है कि नहीं, तो हमें पता है कि भैया ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसकी वैल्यू लगातार बदल रही होगी, इट विल हैव अ जनरल वैल्यू, यानी ये एक्सप्रेशंस हर टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए, हर टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए, इसका मतलब है ये किसी भी टाइम के लिए वैलिड होगा। अब हम इसे काट सकते हैं, तो काटते हमारे पास इक्वेशन आ गई a प्लस ए आर इक्वल टू। ये सर ये रिजल्ट शायद अपन उससे भी आने वाली एनर्जी, उसको दूसरा आएगा, वो सेकंड पार्ट होगा सर, ये कंटिन्यूटी है, ये रिजल्ट तो a प्लस भी आता है, उससे भी आ जाएगा, a प्लस ए आर इक्वल टू 80 एक रिजल्ट आ गया। अब दूसरा हमने क्या किया कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि एनर्जी जो होती है हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी डब्ल्यू, हमने कहा पावर जो आ रही है हमारे पास, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। ये हमारे पास आने वाली थी, ओमेगा कभी बदलता नहीं है, ये वी मीडियम में थी, वी है, रिफ्लेक्टेड वाली भी वी मीडियम में ही है, तो ए आर हो गया, ओमेगा बदलेगा नहीं, ये इसका म्यू भी बदल गया दूसरे मीडियम का, और एटी भी बदल गया, ओमेगा कभी नहीं बदलता, वी2 बदल गया। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू टू वी टू अपॉन म्यू वी। यहां तक आ गया, यहां तक अभी तक कोई बात। अब इस इक्वेशन में अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो सर ट्रांसवर्स वेव है, पतली रस्सी मोटी रस्सी लगी हुई है, ट्रांसवर्स वेव है, तो रस्सी में टेंशन थ्रू एंड थ्रू सेम होता है। ठीक है, रस्सी में अगर टेंशन खींच के रखा हुआ है, रस्सी का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, तो खींच के रखा हुआ है तो टेंशन सेम होता है। अगर टेंशन सेम होता है तो अंडर रूट टी बाई म्यू की वैल्यू जो होती है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। इसका मतलब है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टी बाई म्यू जो है वो वी स्क्वायर होता है सर। इसका मतलब है म्यू वी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं टी बाई वी के बराबर, और टी कांस्टेंट है, तो म्यू टू वी टू हो गया टी बाई वी टू, और म्यू वी हो गया टी बाई वी, तो ये बन गया वी बाई वी टू इंटू एटी स्क्वायर। आप चेक कर लीजिएगा, दोबारा आपको कैलकुलेशन रोक रोक के चेक कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, ए प्लस ए आर इक्वल टू एटी, ए स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल टू वी बाई वी टू इंटू एटी स्क्वायर। ये टू 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 काट दिए सर, ठीक है, टू 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 काट दिए, लोगों को लगेगा टू 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 कैसे काट दिए, अरे बेवकूफ मजाक कर रहा हूं, काटे नहीं। अरे इसको a माइनस ए आर इंटू ए प्लस ए आर लिखा, इसको 80 और a प्लस ए आर की 80 से कट गया, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इनको सॉल्व किया तो ए आर की वैल्यू ये आ गई। अब ए आर की वैल्यू हमारे पास आ गई सर। अब हम देखते हैं फिक्स्ड बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड बाउंड्री का मतलब होता है सर कि यहाँ पर इधर की तरफ लग रहा पत्थर लगे हुए, हिल ही नहीं सकते, यानी कि इसका म्यू की वैल्यू इंफिनिटी होती है, स्पीड 0 हो गई, म्यू की वैल्यू इंफिनिटी यानी वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, म्यू की वैल्यू इंफिनिटी, v2 की वैल्यू 0 हो गई, तो ar की वैल्यू माइनस a आ गई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, सिखा रहा हूं तो ये भी सीख लीजिएगा। फिक्स्ड बाउंड्री हो या फ्री बाउंड्री हो, दोनों केस में 100% रिफ्लेक्शन होता है, नो ट्रांसमिशन टेक प्लेस। दोनों केस में फिक्स्ड बाउंड्री और फ्री बाउंड्री दोनों केस में 100% रिफ्लेक्शन होता है। आप चाहे फ्री बाउंड्री करके देखेंगे तब भी एआर की वैल्यू ए ही आ जाएगी, तो एआर की वैल्यू माइनस ए आ गई। अब जब एआर की वैल्यू माइनस ए आ गई तो अब हमें रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन मिल गई। तो अब अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव की बात करें तो वो हो गई ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। वाई आर हमने पूरा लिख दिया, ए आर की जगह माइनस ए डाल दिया, ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा एल, तो ये आ गई वाई आर। ठीक है, तो जनरल हमने जब सॉल्व किया तो ये वाई आर आ गई और ये वाई आई आ गई। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये सब तो कांस्टेंट ही है। तो अब मैं जनरल, अब मैं क्या करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने थीटा को 0 ले लिया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, और एल को भी 0 ले लिया, बाउंड्री यानी कि x इक्वल टू 0 पे मान ली। ठीक है, बाउंड्री हमने x इक्वल टू एल पे मानी थी, एल को 0 मान लिया। अब आप बताइए इंसिडेंट वेव इक्वेशन क्या आई सर? इंसिडेंट वेव इक्वेशन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव में डाल के बताइए सर, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस दैट्स इट। सो दैट इज हाउ दैट रिजल्ट कम्स।
ये रिजल्ट, ये जो हमने इतनी सुंदर सुंदर लिखा हुआ था, वो आता है इन दो कंडीशंस को जनरल डेरिवेशंस में डालकर। इसीलिए x इक्वल, ये इक्वेशंस तभी आती हैं जब x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री मानी जाए। सो आई होप कि ये बात अब क्लियरली समझ में आ गई होगी। ना आई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल।